कल आपकी क्लास रहेगी। कल क्लास रहेगी, आप अपना टाइम टेबल देख के फिर आए। आज वाली टाइम पे ही क्लास रहेगी, जैसे आज थी वैसे ही कल क्लास रहेगी। शेड्यूल दे के आएंगे, टेलीग्राम पर शेड्यूल आएगा आपका और ऐप में भी आएगा।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बिजोलिया। चलो बताओ, देखे बिजोलिया मेवाड़ रियासत का किसने किसको दिया था? कौन से युद्ध में भाग लेता हो? कितने प्रकार के टैक्स थे? भू राजस्व, लेने का तरीका, बिना पैसे दिए काम करवाना, लड़कियों की शादी पर किसने लगाया? कब लगाया? नए सामंत का राजा को कर, तलवार बंधाई किसने लगाया जनता पे? कब लगाया? आंदोलन कौन से गांव से शुरू हुआ? कौन से किसानों ने, किसके कहने पर? कौन कौन शिकायत लेके गए? कौन से महाराणा से मिले? जांच अधिकारी कौन आया? पहले चरण के नेता कौन कौन थे? दूसरे चरण में साधु सीताराम दास किसको लेकर आए? कौन सा बोर्ड बनाया गया? कब बनाया गया? कौन से त्योहार के दिन? कौन से गांव में? उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति बनाई गई? कौन सा पर्चा प्रकाशित किया गया? उसके संपादक कौन थे? किस नाम से संपादन करते? ठिकाने की नौकरी छोड़ के कौन आए? अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? किसने प्रस्ताव रखा? किसने विरोध किया? नागपुर अधिवेशन कब हुआ? किसने नैतिक समर्थन दिया? कितने जांच आयोग बनाए गए? 1919 के जांच आयोग के सदस्य बताओ। 1920 वाले के मेंबर बताओ। अंग्रेजों ने समझौता कब करवाया? उसमें एजीजी आया था, कौन था? पॉलिटिकल एजेंट आया था, एजीजी का सचिव आया था, दो राजा के मंत्री आए थे। किसानों की तरफ से कौन कौन आए थे? कितने कर माफ कर दिए गए थे? बिजोलिया के कौन से सामंत ने इस समझौते को स्वीकार? भूमि बंदोबस्त अधिकारी कौन था? उसने कौन सी जमीन पे टैक्स बढ़ाए? किसके कहने पे जमीनें लौटाई गई? सामंत ने उन जमीनों को तो विजय सिंह बतिक आंदोलन से गांधी जी ने किसको भेजा? उन्होंने किसको बनाया आगे? 1941 में प्रधानमंत्री कौन था और राजस्व मंत्री कौन था? उसने किसानों के साथ क्या करवा दिया? ये राजस्थान का पहला संगठित, ये विश्व का सबसे लंबा कितने सालों तक चला था? किसानों ने बाहर से किसी प्रकार का धन ग्रहण, ये किसानों के, इसने राजस्थान के अन्य आंदोलनों के लिए, इसने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से किस किसने लेटर लिखे थे? किसको लेटर लिखे थे? कौन फतेह सिंह से मिलके गया था? गांधी जी ने अपने कौन से पीए को भेजा था? गांधी जी ने बॉम्बे किसको बुलाया था? इस आंदोलन में महिलाओं ने भी, महिलाओं के नाम बताओ देखे। राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन को अपना, जैसे कौन कौन से? राजपूताना मध्य भारत सभा की जांच समिति किसके अध्यक्षता में बनी? कौन सी चेतना का संचार हुआ? समाचार पत्रों ने भी इस आंदोलन को अपना, कौन से अखबार में ज्यादा न्यूज आती थी? प्रताप कौन निकालता था? कितने दिनों में निकालते थे? कहां से आता था? उनको कैसी राखी भेजी गई थी? किसके द्वारा भेजी गई थी? केसरी सिंह का संरक्षक कौन था? अमर सिंह रैनावत कौन था? माणिकलाल वर्मा कहां से स्कूल चलाते थे? उमा जी का खेड़ा से। और कौन कौन से अखबारों में न्यूज आई थी? केसरी, मराठा, भारत मित्र, अभ्युदय, प्रभा और वेंकटेश्वर समाचार। इनमें से तिलक के अखबार कौन कौन से थे? केसरी और, इतनी बातें पढ़ी थी शायद, और पढ़ी थी, क्या रह गई? हाँ, तुलसा भील कौन थे? और प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास? एक दो बात और लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। लंबे टाइम तक हाँ, सवाल पूछ रहे तुम? हाँ, पहले सवाल पूछ लो। है? हाँ, कोई नहीं, 57 क्रांति का पूछ लो। तुम कह रहे हो सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और बाड़लू में विद्रोह को दबाया।
उसी सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवार कैसे दिए? यही सवाल पूछना चाहते हो? बाबा जाने सबके मन की बात। बोलो जप नाम। राजा महाराजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, इसलिए सरदार सिंह का बाड़लू में क्रांति दबाने जाना कोई बड़ी बात है नहीं, है ना? संधियां उनके साथ, पर हो सकता है सरदार सिंह की अंग्रेजों से नहीं बनती, सीधा सीधा खुल के वो समर्थन कर नहीं पाया हो, अंदर ही अंदर दिया हो। अभी भी बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस को वोट दिलवा देता है? हाँ? अरे हाँ, अच्छा, सैनिकों ने सरेंडर किया तो उसने बचाया था उनको? अंग्रेज सबको फांसी लगा देते, बचाने वाला वही आदमी था। फिर हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें केवल ये तथ्य है कि जो अंग्रेजों के साथ दिए वो सारे के सारे खराब थे, और जो अंग्रेजों के खिलाफ थे वो सारे के सारे सही थे। एक ही आदमी में होते हैं कई सारे आदमी, है ना? मैं बीच में बैठ जाओ तुम। मैं बीच में कोरोना में अलग अलग कोई डॉक्यूमेंट्स देख रहा था खूब सारे, तो मेरे को एक रूस का डॉक्यूमेंट मिला। कहां का? रूस। उसमें रूस वालों की तरफ से लिखा, अपनी तरफ से नहीं, अपना कोई डॉक्यूमेंट वैसा नहीं, रूस वालों की हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 57 की क्रांति के दौरान राजस्थान के 3 राजा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, कौन कौन? रूस के राजा को लेटर लिखते हैं कि भारत पर आक्रमण कर दे, हम तेरे साथ है। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के रूस के आपस में बनती नहीं थी, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति चल रही है, तुम भी मौके का फायदा उठाओ, तुम आ जाओ इधर, अंग्रेजों से बदला निकाल लो, हम तुम्हारे साथ है। और रूस और भारत टच करते थे, उस समय अफगानिस्तान ही आता था बीच में, पाकिस्तान तक भारत है, अफगानिस्तान के बाद में क्या है? रूस। तो यदि रूस का राजा केवल अफगानिस्तान क्रॉस कर लेता है तो आगे तो बीकानेर पड़ा ही था, अफगानिस्तान क्रॉस करके सिंध में तो घुसना था, सिंध में घुसते ही तो आगे आपका जोधपुर ही पड़ा था, बीकानेर ही पड़ा था। अब रूस के राजा ने कोई आक्रमण नहीं किया, उनकी परिस्थितियां अलग थी, वो आक्रमण नहीं कर पाया। मान लो वो आक्रमण कर देता तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर के राजा किसकी तरफ होते? रूस के राजा। मान लो इंग्लैंड को हरा देते, और इंग्लैंड को हरा देते तो अंग्रेजों का राज 57 में क्या हो जाता? समाप्त। तो देश के सबसे बड़े हीरो कौन? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर का राजा। परिस्थितियां है, उधर से अटैक नहीं हुआ होगा, इनकी इतनी हिम्मत हुई नहीं कि खुलेआम सीधा सीधा करे। अच्छा, इन तीनों ने मेवाड़ के महाराणा को भी लेटर लिखे, किसको? आप अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दो, हम आपके साथ हैं। मेवाड़ के महाराणा की दिक्कत दूसरी चल रही थी, सलुम्बर का सामंत था केसरी सिंह, कौन था? उसकी और मेवाड़ महाराणा की बनती नहीं थी। मेवाड़ महाराणा को लगता था कि मेरे को यदि सलुम्बर वालों से किसी ने बचा रखा तो अंग्रेजों ने, यदि मैं अंग्रेजों के खिलाफ हुआ तो सलुम्बर वाले और मेरे खिलाफ है, तो मेरे मामला दो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो मेरे से पार पड़ेगी नहीं, तो इससे अच्छा अपने किसकी तरफ रह जाए। तो चीजें खूब सारी ऊपर नीचे होती रहती है जी। आज भी आप तो अब के चुनाव में देख लिया करो ना, बीजेपी का नेता अंदर ही अंदर कांग्रेस को वोट दिलवा देता है, कांग्रेस का नेता अंदर ही अंदर बीजेपी को वोट दिलवा देता है। इवन कई बार तो सरेआम पता और चलता है कि दिलवा रहे हैं, जबकि उसी पार्टी की, हम हमारी पार्टी की सत्य निष्ठा और ईमानदारी में विश्वास रखते हुए अंदर ही अंदर वोट दूसरी पार्टी को दिलवा रहे। होता था जी, सब जगह चलता था। चलो, ये भी हो सकता है तात्या टोपे उधर गया हो, उसका दबाव रहा हो, तो इन लोगों ने सोचा हो कि नहीं यार दे ही देते हैं, ठीक है। क्या पता क्या क्या परिस्थितियां अगलों की रही होगी, उस हिसाब से रहा होगा। हम एक लीनियर वे में जब हिस्ट्री पढ़ते तब हम पढ़ते हैं अंग्रेजों के समर्थक थे, उन्होंने ये किया, एक आधा काम बीच में ये भी कर गए, तो वो अपने से बाद में जस्टिफाई होता नहीं ढंग से। अपने एक दो बात और लिखते हैं, फिर चलते हैं आगे। इसी में अन्य महत्वपूर्ण वाले में एक दो बात और लिखो। लिखो पंछीड़ा, कल अन्य महत्वपूर्ण लिख रहे थे ना, उसमें लिखो पंछीड़ा। कितने साल चला आंदोलन? 44। अब 44 साल आंदोलन चलेगा ना, तो लोग बोर भी तो जाएंगे ना आंदोलन करते करते। तो लोग जब भी बोर होने लगते, लोगों को लगता है कि यार क्या आंदोलन चल रहा है, भाषण से लोग बोर हो जाते, नेताओं के सुन सुन के लोग उठने लगते, तो माणिकलाल वर्मा एक गीत सुनाते लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए। वो कौन सा था? तो पंछीड़ा गीत किसका है? लिख लो, माणिकलाल वर्मा का गीत, सॉन्ग ऑफ माणिकलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का गीत, सॉन्ग ऑफ माणिक्यलाल वर्मा। अब लोग धीरे धीरे, पहले लोग बोर होते तो माणिक्यलाल वर्मा पंछीड़ा सुनाते, फिर लोग पंछीड़े से बोर हो गए।
भाई एक एक गीत से बोर तो होने थे लोगों ने कहा भाई इस पंछीड़े को बंद कर दो यार। तो विजय सिंह पथिक एक नया गीत याद करके, पीड़ितों का पंछीड़ा। कौन सा? उसने कहा है तो मेरा भी पंछीड़ा, उन्होंने कहा पर मेरे वाला किसका है? पीड़ित। लिख लो, पीड़ितों का पंछीड़ा। आगे लिख लो, विजय सिंह पथिक का गीत, सॉन्ग ऑफ विजय सिंह पथिक। पीड़ितों का पंछीड़ा, विजय सिंह पथिक का गीत। क्या नाम है बताओ? देखिए, पीड़ितों का पंछीड़ा किसका गीत है? धीरे धीरे लोग पीड़ितों के पंछीड़े से भी बोर हो गए। लोगों ने कहा तुम दोनों तुम्हारे पंछीड़ों को बांध लो, नहीं तुम्हारे पंछीड़ों के पांखड़े हम काट देंगे। इस बार पंछीड़ा सुनाया था। तो ये लोग एक सिंगर बुला के लाए थे, भंवरलाल जी। कौन थे? उन्होंने बाद में नए नए गीत सुनाए, चन्ना मेरिया टाइप के गीत सुनाए। लिख लो, एक लाइन लिखो नीचे। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज्ड पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज्ड पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज्ड पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। एनकरेज किया किससे? अपने गीतों से। हाँ। ये करिए सर, हमें गीत सुनाओ पंछीड़ा। मतलब तू ये चाहती है कि आगे जब मैं नृत्य पढ़ाऊं तो घुंघरू लेके आऊं और तू बात चुटकी बजाएगी कि स्टार्ट, है ना? जब तक हम बैठे रहेंगे तुम्हारे कदम चलने चाहिए, वरना गोली मार दूंगी तुम्हारे। तुम तो बसंती बना दोगी ऐसे। ठीक बच्चे आए हैं भाई आजकल तो। कोचिंग में पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है यार आज। ये जेनजी ठीक है यार। चल सर, आपको गीत की लाइन आती ठीक रहा, मैंने मना कर दिया। इसने पूछा तो आपको सर गीत की लाइन आती? मगर नहीं। इसने फिर भी थोड़ा थोड़ा आता ही होगा, सुना दो। यदि मैं हाँ बत लेता तो स्टार्ट ही हो जाती। हाँ सर। किसको आती है? ये सुनाएगी? ये खाली माणिकलाल वर्मा को ही आती है। वो चले गए, अब किससे सुनवाएं तुम्हें? दो लोग हैं, एक का नाम है शंकर सहाय सक्सेना, एक का नाम है पद्मजा शर्मा। दोहराता हूं मेरे को, शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा शर्मा। इन्होंने एक बुक लिखी, बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। कौन सी बुक लिखी? किसने लिखी? कौन सी बुक लिखी? लिख लो, ऐसा कैसे लिख लो? ये दोनों के नाम आगे लिख लो कि पुस्तक शंकर सहाय सक्सेना तथा पद्मजा शर्मा की पुस्तक, बुक ऑफ शंकर सहाय सक्सेना एंड पद्मजा शर्मा। बुक ऑफ शंकर सहाय सक्सेना एंड पद्मजा शर्मा। उतार लिया? बताओ किस किसने लिखी? शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा शर्मा। कौन सी बुक लिखी?
बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। ये बुक राजस्थान सरकार ने पब्लिश करवाई। किसने पब्लिश करवाई? सरकार ने कहा हम बता रहे। अब सरकार खुद भजनलाल जी तो प्रकाशित करने से रहे, या अशोक गहलोत जी तो प्रकाशित करने से रहे, सरकार का कोई डिपार्टमेंट करेगा। तो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। क्या नाम है? बीकानेर में। ये राजस्थान स्टेट आर्काइव या राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो कहां पर है? तो एक तो याद रखने वाली बात यही है कि राजस्थान स्टेट आर्काइव कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? इन्होंने पब्लिश की थी। यहां पर क्या है, राजस्थान के सारे पुराने डॉक्यूमेंट पड़े। अब बीकानेर का यदि इतिहास बता, सॉरी बिजोलिया का यदि इतिहास बताना, तो बिजोलिया के टाइम के अखबार देखो, उनमें क्या क्या न्यूज छपी है। बिजोलिया के टाइम के लोगों की बुक्स देखो, उन्होंने क्या क्या लिखा था, तभी तो इतिहास लिख पाएंगे। वो पुराने अखबार, वो पुरानी बुक्स जहां पर रखी हुई है, उस जगह का नाम क्या है? राजस्थान राजाओं के टाइम के, आजादी के टाइम के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने सेव करके रखे हैं, प्रोटेक्ट करके रखे हैं, वो कहां पर रखे हैं? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। और ये कहां पर है? राजस्थान का। उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए किसी को, दो लोगों को, शंकर साय सक्सेना और पद्मजा शर्मा। डॉक्यूमेंट्स लो और इनके आधार पर क्या लिख दो? बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। लिखने वाले कौन कौन? पब्लिश किसने करवाई? वो कहां पर है? लिख लो। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। क्या आर्काइव्स एग्जिस्ट करता है? मतलब अभी तो होगा, पहले तो था ही नहीं। आजादी के बाद ही तो बना है। आजादी से पहले तो राजस्थान ही नहीं था, तो कैसे होगा? कल हमने एक नाम पढ़ा, गणेश शंकर विद्यार्थी। हमने पढ़ा गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते थे। विजय सिंह पथिक ने उनको चांदी की राखी। बिजोलिया आंदोलन अपने पीक पे जाता है 1917 के आसपास, जब ऊपरमाल पंच बोर्ड बनता है। तब तक तो बिजोलिया में ज्यादा कोई एक्टिविटीज ही नहीं थी। 1917 में जिस साल विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड बना रहे हैं, बिजोलिया अपने पीक पे जा रहा है, बिजोलिया थोड़ा ऊंचाइयों पे जा रहा है, ज्यादा चर्चाओं में रह रहा है, उसी साल गांधी जी अपना पहला आंदोलन भारत में शुरू कर रहे थे, चंपारण। कौन सा था? तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी को भी तो अखबारों में आना है, गांधी जी की न्यूज भी तो अखबारों में छपनी चाहिए। तो चंपारण की न्यूज भी यदि कोई अखबार छाप रहा था, तो कौन सा छाप रहा था? प्रताप। कौन सा छाप रहा था? प्रताप। प्रताप कौन निकालता है? इसका मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी दो लोगों के आंदोलन छाप रहे थे, विजय सिंह पथिक का बिजोलिया और गांधी जी का चंपा। तो एक सवाल है कि एक ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो बिजोलिया से भी जुड़ा हुआ था, चंपारण से भी जुड़ा हुआ था? कौन था? नीचे अलग से एक लाइन लिखो स्टार लगा के। गणेश शंकर विद्यार्थी चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज एसोसिएटेड विद चंपारण मूवमेंट ऑल्सो। गणेश शंकर विद्यार्थी चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज एसोसिएटेड विद चंपारण मूवमेंट ऑल्सो। चंपारण बिहार में एक जगह पड़ती है। गांधी जी का पहला आंदोलन है ये भारत का। गणेश शंकर विद्यार्थी चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज एसोसिएटेड विद चंपारण मूवमेंट ऑल्सो। अभिलेखागार में तो डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, संग्रहालय में तो हथियार रख दे ले जाके, कुछ भी है ना। म्यूजियम तो किसी चीज के हो सकते हैं ना, अलग अलग। तो क्या क्या है बताओ देखे। गणेश शंकर विद्यार्थी और किससे जुड़े हुए थे? अच्छा, एक व्यक्ति का नाम पढ़ा हमने बीच में, मोहन सिंह मेहता। नाम पढ़ा था मोहन सिंह मेहता, एक अच्छे विद्वान हुए। मोहन सिंह मेहता ने एक बुक लिखी, चंपारण पे नहीं है, पर मोहन सिंह मेहता का नाम है, तो उनकी एक बुक है। राजस्थान की रियासतों के, ज्यादातर रियासतों के साथ में संधियां करने के टाइम में अपना गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स इन इंडियन स्टेट्स। कौन सी बुक लिखी थी? किसकी बुक है? मोहन सिंह मेहता। लिखो मोहन सिंह मेहता की पुस्तक, मोहन सिंह मेहता की पुस्तक, बुक ऑफ मोहन सिंह मेहता।
मोहन सिंह मेहता की पुस्तक, बुक ऑफ मोहन सिंह मेहता, और बुक का नाम लिख लो। होना चाहिए था, कहीं पहले लिखा हुआ होगा, तुम भूल गई होगी। लिख ले, यहाँ लिख ले। क्या नाम मोहन सिंह मेहता की बुक का नाम? इसको अलग से बॉक्स में बंद कर दो ना, ये बिजोलिया की बात नहीं है, मोहन सिंह मेहता की बात आ गई तो हमने लिख लिया। इसको अलग से बॉक्स में बंद कर दो। ये बिजोलिया आंदोलन है भाई, याद रह जाएगा आपके, है ना। आप देख लो बिजोलिया कितना महत्वपूर्ण है कि हम तीसरे दिन पढ़ रहे हैं इसको। हमने परसों पढ़ा था बिजोलिया, हमने कल भी पढ़ा था बिजोलिया, आज भी हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजोलिया। अब नेक्स्ट आंदोलन लिखो, 4-5 लाइनें छोड़ के लिखना। नेक्स्ट बेगू आंदोलन। कौन सा आंदोलन बताओ देखे? बेगू आंदोलन। बेगू जैसे बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम। बिजोलिया आजकल आता है भीलवाड़ा में, बेगू अब आता चित्तौड़गढ़। किसमें आता है? ये मेवाड़ का मतलब यही था उस समय, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और नया बना हुआ जिला सलूम्बर, ये सारे मिला के किसमें आया करते थे? अब देखो हम मेवाड़ बार बार पढ़ रहे तो हम कहते हैं सलूम्बर का सामंत, तो सलूम्बर इसी में आता है। हम पढ़ते हैं कोठारिया का सामंत, तो कोठारिया कहाँ पे था? राजसमंद। हम चित्तौड़गढ़ पढ़ते डूंगला के रुगा राम जी नामक किसान शरण दी, डूंगला कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़, है ना। हम भीलवाड़ा का नाम पढ़ते ही है कि बिजोलिया वहां पे ठिकाना था, तो बेगू भी वहां पर एक ठिकाना था। बेगू भी कौन सी ग्रेड का ठिकाना है? फर्स्ट ग्रेड का। आजकल कहाँ पे आता है? बेगू ब्रैकेट में चित्तौड़ लिखते हुए लिखना ना। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेगू वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत की कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा? बेगू। बेगू हुआ करता ना। जैसे बिजोलिया और बेगू एडजॉइनिंग थे, इधर बिजोलिया और पास में उसके क्या था? बेगू। जैसे बिजोलिया में धाकड़ किसान थे, वैसे बेगू वाले किसान भी कौन थे? धाकड़ किसान थे। लिखो, लाइन चेंज। इसको एक लाइन को बॉक्स बंद करो पहले तो, ये आंदोलन की बात नहीं, ठिकाने की बात है। पहले जो ऊपर लिखा है इसको बॉक्स बंद कर दो। उन्नीस सौ 21 में भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है मिनाल। कौन सी जगह पड़ती है? मिनाल। या मिनाल में एक जगह उसका नाम है भेरुकुंड। कौन सी जगह है? यहां से आंदोलन शुरू किया था धाकड़ किसानों ने। कौन से किसानों ने? तो आंदोलन कब शुरू हुआ? कहां से हुआ? मिनाल ने भी कौन सी जगह से? और कौन से किसानों ने किया? मतलब बिजोलिया भी धाकड़ किसानों का, ये भी धाकड़ किसानों का। लिखो, 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ पीजेंट्स, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ पीजेंट्स, धाकड़ जाती है भाई, धाकड़ किसानों ने, धाकड़ पीजेंट्स, मिनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड भेरुकुंड ऑफ मिनाल। मिनाल भीलवाड़ा में।
मेनाल के बेहरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड बेहरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के बेहरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड बेहरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के बेहरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस नेम्ड बेहरुकुंड ऑफ मेनाल। मेनाल के बेहरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने किसने लिखो कारण, क्या कारण थे आंदोलन के कारण, कॉजेज ऑफ मूवमेंट। हमने पढ़ा था कि बिजोलिया में कितने प्रकार के टैक्स लग रहे थे? कितने? 84। यहां पे टैक्स लग रहे थे 53। कितने लग रहे थे? लिखो 53 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। 53 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 53 टाइप्स। फिर वो लगभग सेम सी समस्या। वहां पर लैंड रेवेन्यू की रेट ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली बात है यहां भी ज्यादा होगी, तभी तो किसान आंदोलन करेंगे। लिखो अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। वही लेने का तरीका तोल के नहीं लेते थे, अंदाजे से लेते थे। अंदाजे से लेने क्या बोलते हैं? लाटा कुंता। लिखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। वही जो आपके है बिना पैसे दिए काम करवा लिया जाता था, बेगार। लिख लो बेगार, फोर्सफुली लेबर जो होती है। बताओ क्या क्या चीजें, बताओ दोबारा बताओ मेरे को। 53 प्रकार के कर थे, भू राजस्व ज्यादा था, लेने का तरीका लाटाकुन था, बिना पैसे दिए काम करवाना बेगम। बिजोलिया में धाकड़, बेगू में धाकड़, टच करते ठिकाने थे बिजोलिया और बेगू में एकदम ही। जब बिजोलिया वाले धाकड़ों ने आंदोलन किया तो ऑब्वियस सी बात है वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है बेगू वाले धाकड़ों में आएगी, तो बेगू वाले धाकड़ भी आंदोलन करेंगे। इस टाइम बिजोलिया में नेता थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? तो बेगू वालों ने विजय सिंह पथिक को कहा कि पथिक जी केवल बिजोलिया वाले किसानों का आंदोलन क्यों करो, हमारे भी तो आओ, हमारे भी आके आंदोलन करो। विजय सिंह जी ने उनको प्रैक्टिकल बात समझाई कि यदि मैं दोनों जगह आंदोलन करूंगा, बिजोलिया में भी करूंगा और बेगू में भी, तो मेरे से पार पड़ेगी नहीं। आदमी को दो नावों की सवारी करनी नहीं, एक जगह फोकस कर ले वो ठीक है। बेगू वाले धाकड़ों ने कहा तो साहब आप बताओ क्या इलाज? उनका ठीक है, हम एक नेता आपकी तरफ भेज देते हैं उधर। तो वो जो नेता भेजे गए वो थे रामनारायण चौधरी। कौन थे? बिजोलिया में थे। आप देखो 1922 में समझौता करने के लिए गए थे तो रामनारायण चौधरी गए थे, तो उनको कह दिया भाई आप किधर ध्यान दे दो थोड़ा ज्यादा अपने बेगू पे। लिखो नेता रामनारायण चौधरी, लीडर कारण हो गए। अब लिखो नेता लीडर रामनारायण चौधरी, नेता। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं हम, उसमें नेता होगा कोई ना कोई। कॉलेज में नेता लिख सकती हो कहता हूं, अलग लिखोगी ना। नेता रामनारायण चौधरी। नेता कौन थे इस आंदोलन के? रामनारायण चौधरी। अब जैसे आंदोलन हुआ, जो बेगू का सामंत था उसका नाम था अनूप सिंह चुंडावत। क्या नाम था? कहां का सामंत है? बेगू का सामंत। क्या नाम है इसका? इसको पता चला गया अरे यार आंदोलन हो गया, इसको ये भी पता चला कि आंदोलन के पीछे विजय सिंह पथिक है। कौन है? तो अनूप सिंह चुंडावत ने विजय सिंह पथिक से बात की, पथिक जी यार हमारे खिलाफ आंदोलन चला दिया। पथिक जी ने कहा भाई साहब 53 प्रकार के टैक्स लोगे, लाटा कुंता लगाओगे, बिना पैसे दिए लोगों से काम करवाओगे, लैंड रेवेन्यू की रेट आए दिन बढ़ाओगे, तो किसान आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो उसने कहा यार आप जैसे कहोगे हम तो वैसे कर लेंगे, आंदोलन बंद करवाओ। तो विजय सिंह जी ने किसानों के और अनूप सिंह चुंडावत के बीच में समझौता करवा दिया 1922 में। कब करवा दिया? अजमेर में समझौता हुआ। कहां पर समझौता हुआ? अजमेर में समझौता। करवाने वाले व्यक्ति कौन? विजय सिंह पथिक। किसके साथ समझौता करवा रहे? किसानों। किस किस के बीच में समझौता हो रहा है? अनूप सिंह चुंडावत और किसानों के बीच। कब? कहां? करवा कौन रहे? विजय सिंह पथिक। लिखो 1922 ईस्वी में, इन 1922 एडी, 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने विजय सिंह पथिक ने
विजय सिंह पथिक ने अजमेर में विजय सिंह पथिक ने अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया था। अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया था। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन पीजेंट्स एंड अनूप सिंह चुंडावत feudal lord of Begu at Ajmer. Mediated an agreement between peasants and Anup Singh Chundawat, feudal lord of Begu at Ajmer. अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया था। अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया था। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन पीजेंट्स एंड अनूप सिंह चुंडावत, feudal lord of Begu एट अजमेर। अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के बीच समझौता करवा दिया था। किसने करवा दिया? कब करवा दिया? अब 21वें आंदोलन शुरू हुआ, 22 में क्या हो गया? मजा ही नहीं है। आंदोलन में थोड़े तो भाई साहब होना चाहिए, वरना आंदोलन पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? अब जैसे इधर समझौता हुआ, उधर भूमि बंदोबस्त अधिकारी था ट्रेंच। कौन था? और उसने मेवाड़ के राजा को कहा कि देख रहे हो विनोद, अजमेर में समझौते हो रहे हैं और हमसे कोई पूछता भी, और मेरे से तो क्यों पूछे, चलो मैं तो खाली भूमि बंदोबस्त अधिकारी हूं, आप तो मेवाड़ महाराणा हो, आपसे भी नहीं पूछा। मेवाड़ महाराणा का एक्चुअली वो आंदोलन किसके बीच में था? किसानों के और सामंत के। तो समझौता भी किसके बीच में होगा? किसानों के और। अपना क्या लेना देना? अपने फालतू में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपने क्यों जाए? ट्रेंच ने कहा आपको नहीं पता, रूस में भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ कि वहां पहले किसानों ने राजा के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ आंदोलन किए थे, फिर कि सामंत ने समझौता कर लिया, फिर एक दिन राजाओं के खिलाफ आंदोलन कर दिया, फिर राजा को मार दिया। तो ये बोल्शेविक समझौता है। कैसा समझौता है? जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, वैसे ये बोल्शेविक इस प्रकार से बातें माननी नहीं होती राजा जी। और मेवाड़ की रियासत ने, मेवाड़ के महाराणा ने कहा कि हम इस समझौते को स्वीकार, क्योंकि ट्रेंच ने इसको क्या बताया था? बोल्शेविक समझौता। क्या बताया था? लाइन चेंज करके लिखो। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। ट्रेंच कॉल्ड इट बोल्शेविक एग्रीमेंट। तथा मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। एंड मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। तथा मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। एंड मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। तथा मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। एंड मेवाड़ स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट। और रियासत ने कहा कौन है भाई? अनूप सिंह कौन है समझौता करने वाला? अपनी तरफ से पंचायती करता है, हमसे बिना पूछे। और अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? देखो, मेवाड़ रियासत ने अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ स्टेट अरेस्टेड अनूप सिंह चुंडावत। मेवाड़ रियासत ने अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ स्टेट अरेस्टेड अनूप सिंह चुंडावत। किसको अरेस्ट किया उन्होंने? कौन था अनूप सिंह चुंडावत? बेगू का feudal lord। अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया। और कहा अमृतलाल संभाल लेगा, अनूप सिंह की जरूरत ही नहीं। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। तथा अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया। एंड अमृतलाल वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बेगू। कौन गिरफ्तार कर लिया गया? अनूप सिंह चुंडावत। उसकी जगह कामकाज किसको सौंप दिया गया? किसको सौंप दिया गया? तो समझौता किसने करवाया?
विजय सिंह पथिक। किस किस के बीच में? किसानों के। और कब करवाया? कहां करवाया? लेकिन ट्रेंच ने कहा कि कैसा समझौता है? उसने राजा का, राजा ने समझौते को स्वीकार। कौन गिरफ्तार कर लिया गया और किसको सौंप दिया गया? बिजोलिया में राजा ने समझौता किया, सामंत ने स्वीकार नहीं किया। यहां पर सामंत ने समझौता किया, ठीक उल्टी कंडीशन है एक दूसरे के। बिजोलिया वाला समझ में आता है। बिजोलिया वाले में सामंत केसरी सिंह का यह कहना था कि टैक्स मैंने लगाया, तो यदि घटा रहे हो तो मेरे से तो पूछो, एक पार्टी में तो हूं, मेरे से तो पूछो कम से कम। लेकिन यहां तो ये मामला ही नहीं है। टैक्स लगाने वाला कौन? अनूप सिंह। समझौता करने वाला कौन? फालतू में मेवाड़ रियासत, दाल भात में मुसलचंद। आपको क्या लेना देना इन दोनों के बीच में हो रहा है? पर ये गांव वाली लड़ाई थी जी। गांव में एक महिला अपने पड़ोस में छाछ मांगने के लिए गई। क्या मांगने के लिए? छाछ तो जानते हो सब। एक महिला पड़ोस में क्या मांगने गई? और गांव में छाछ मांगना बड़ी कॉमन चीज है। अपनी गाय यदि दूध नहीं देती है तो पड़ोसियों से छाछ मांग के लानी पड़ेगी, क्या इलाज है? जिस घर में छाछ मांगने के लिए गई उस घर की बीननी घर पे थी। उसने कहा बीननी छाछ चाहिए। बीननी ने कहा आज हमने बिलोना नहीं किया। बिलोना समझ गए? आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ। आप किसी घर पे कुछ मांगने के लिए जाओ, अगले कदम हमारे घर पे है ही नहीं, तो खाली हाथ आओगे। जब वह महिला अपना खाली बर्तन लेके जा रही थी तो जिस घर पे छाछ मांगने गई थी उस घर की सासू मिल गई। उसने पूछा कहां जाके गई थी? अरे आपके घर ही गई थी। कैसे गई थी? कि छाछ लेने गई थी। क्या हुआ? कि फिर आपकी बीननी ने कहा कि आज हमने बिलोना नहीं किया। उसने कहा अच्छा, बीननी ने ऐसे कहा, चल मेरे साथ। अब ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है? बीननी झूठी है। इनके घर पे छाछ थी लेकिन बीननी ने इनको छाछ दी नहीं। वो वापस आई उस महिला को लेके। सासू उस महिला का बर्तन लिया, रसोई में गई, खाली बर्तन लेके वापस आई, उस महिला को दिया और कहा आज हमने बिलोना नहीं किया तो हमारे छाछ। उस महिला ने कहा कि जब बीननी ने मना कर दिया था तो आप वापस क्यों लेके आए थे? सासू ने कहा बीननी कौन है मना करने वाली? मना मैं करूंगी? मना करने का अधिकार बीननी के पास है। बस मेवाड़ का राजा सासू है। सामंत कौन होता है? समझौता करने वाला। समझौता। और ट्रेंच ने पूरा एकदम सपोर्ट कर रखा। तो राजा ने ट्रेंच को कहा ट्रेंच तुम जाओ और तुम जाके अब किसानों से बात करो, फिर अपने करते हैं समझौता, वापस कर लेंगे अपने, पर अपनी तरफ से होना चाहिए। तो अब किसानों से बातचीत करने के लिए किसको भेजा गया? ट्रेंच आया। ट्रेंच ने आगे किसानों का आगे बताओ आपकी क्या क्या समस्या है। किसानों का हमारे एक ही समस्या। हाँ हाँ बताओ क्या? तू लिचड़ आदमी वहां उदयपुर बैठ के राजा को सिखाता है कि ये समझौता कैसा समझौता है, बोल से, वरना हमारे तो 1922 से मामला डन। जब विजय सिंह पथिक जी ने हमारा समझौता करवा दिया अनूप सिंह से, उल्टा आपने क्या किया? अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया और हम तेरे से कोई बातचीत करेंगे। तो किसानों ने ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया। किसका बहिष्कार कर दिया? अब ट्रेंच कहीं जाता और किसान उससे मिलने के लिए आते। एक दिन ट्रेंच को पता चला किसानों की एक मीटिंग चल रही है गांव में, गोविंदपुरा। कौन से गांव में? 13 जुलाई 1923 का दिन था। कौन सा दिन था बताओ? कौन से गांव में किसानों की मीटिंग हो रही? और ट्रेंच ने कहा किसान मेरे पास नहीं आते, मैं किसानों के पास जाऊंगा। और ट्रेन चला गया गोविंदपुरा। कहां चला गया? और जैसे ट्रेंच पहुंचा किसानों ने कहा अरे ट्रेंच आ रहा है। किसान खड़े होकर चले गए, इस गोरे आदमी से तो बातचीत करेंगे। ट्रेंच को गुस्सा आया। ट्रेंच ने वहां गोविंदपुरा में फायरिंग कर दी। 2 किसान उसमें शहीद होते हैं, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन कौन से 2? कौन से गांव की फायरिंग में? किस दिन की बात है वो? 13 जुलाई 1923। कब की बात है बताओ? किसने फायरिंग कर दी थी? कितने किसान शहीद हुए? क्या नाम थे उनके? देखो, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा ट्रेजेडी। कब हुआ गोविंदपुरा हत्याकांड बताओ? 13 जुलाई 1913-7-23। बोलो बोलो। कब हुआ? कब हुआ? किसका साथ?
लिखो। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन पीजेंट्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग, फायर ओपन कर दिया उसने। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन पीजेंट्स असेंबली। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन पीजेंट्स असेंबली। किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच ओपनड फायरिंग ऑन पीजेंट्स असेंबली। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे एंड 2 पीजेंट्स वर मार्टिर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे एंड 2 पीजेंट्स वर मार्टिर्ड इन इट। तथा इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, 2 पीजेंट्स वर मार्टिर्ड इन इट। क्या क्या नाम थे बताओ देखे? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कौन से आंदोलन में शहीद हुए? बेगू। कौन से गांव में शहीद हुए? गोविंदपुरा। किस दिन शहीद हुए? 13/7/23। उतार लिया। अब सरकार ने कहा कौन है आंदोलन करवाने वाला आदमी, कौन उसको गिरफ्तार करो। किसान आंदोलन करने वाला नेता है रामनारायण चौधरी। कौन है? गिरफ्तार करो रामनारायण चौधरी को। सरकार रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करती उससे पहले विजय सिंह पथिक बेगू आ गए। और विजय सिंह पथिक ने कहा क्या हो जाएगा रामनारायण चौधरी गिरफ्तार कर लोगे तो? आपको क्या लगता है रामनारायण चौधरी गिरफ्तार करने से आंदोलन समाप्त हो जाएगा? लो मैं आ गया, कर लो रामनारायण चौधरी गिरफ्तार, मैं चलाऊंगा आंदोलन। सरकार ने कहा पहले इनको करो। लिखो 10 सितंबर 1923 ईस्वी को on 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को 10 सितंबर 1923 एडी। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। सो मूवमेंट बिकेम लीडरशिपलेस। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। सो मूवमेंट बिकेम लीडरशिपलेस। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। सो मूवमेंट बिकेम लीडरशिपलेस। आंदोलन क्या हो गया था? नेतृत्व विहीन हो गया था। सो मूवमेंट बिकेम लीडरशिपलेस। इतने में सरकार ने भी थोड़े से एक्शन लिए और किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। कितने माफ कर दिए? कितने लगते थे? कितने लगते थे? 53। कितने माफ कर दिए गए? मतलब कितने बचे? कहीं होंगे तो फिर दिक्कत है। सर चीटिंग है, मैथ्स मत पढ़ाओ सर, मैथ्स नहीं आती थी तभी तो इधर आए सर, वरना और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते थे। मानते हो ना आप? मैं समझता हूं, दिक्कत कोई। लिखो किसानों का, लिखो कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। 34 टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स फॉर वेव्ड ऑफ। किसानों के 34 कर माफ कर दिए गए थे। 34 टैक्सेस ऑफ पीजेंट्स फॉर वेव्ड ऑफ। आंदोलन के केंद्र लिखो। ये आंदोलन कहां ज्यादा हुआ था? कौन से गांव में ज्यादा बातें हो रही थी? लिखो आंदोलन के केंद्र। चांदखेड़ी और मंडावरी। आंदोलन के केंद्र, सेंटर ऑफ मूवमेंट। के आंदोलन कौन कौन से गांव में ज्यादा फैला था? तो कौन से गांव उसके मुख्य केंद्र थे जहां किसान ज्यादा इकट्ठे हुए, ज्यादा मीटिंग्स हुई? तो कौन से 2 गांव बताओ देखे? कोई सिंपल आपसे पूछेगा कि चांदखेड़ी तथा मंडावरी नामक गांव कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? बेगू। कौन से आंदोलन से? बेगू।
हमने दो आंदोलन पढ़े हैं, एक तो बिजोलिया और दूसरा कौन सा, देखो दोनों कौन सी रियासत में, कौन सी रियासत में, मेवाड़। जब राजा का कोई इलाका होता है उसको हम बोलते हैं रियासत। क्या बोलते हैं, रियासत। रियासत में एक इलाका ऐसा होता जो राजा डायरेक्टली कंट्रोल करता था, उस इलाके को बोलते थे खालसा। क्या बोलता, वह इलाका जिस पे राजा का डायरेक्ट कंट्रोल होता उसको तो क्या बोलते हैं, खालसा। कुछ इलाके होते जो राजा आगे बांटता, अपने भाइयों को बांटता, तू इतना संभाल ले, तू इतना संभाल ले, तू इतना संभाल ले, इनको बोलते ठिकाना। क्या बोलते, या इनको बोलते जागीर। क्या बोलते, और जिनको ये मिलता उन भाइयों को बोलते सामंत या फ्यूडल्स। तो मतलब किसी भी रियासत में दो प्रकार के इलाके होते, एक वह है जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में होता, एक वह है जो सामंतों के पास में। जैसे आज मैं कहता हूं, आज भारत है अपने, अभी भी दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। एक तो राज्य और एक है यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन, अब दिल्ली है तो दिल्ली में डायरेक्ट रूल कौन करेगा, केंद्र सरकार। दिल्ली का मुख्यमंत्री जयपुर का वो महापौर है। जयपुर में मेयर बनता है, मेयर, मेयर होता है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। इतनी औकात होती है, वो दिल्ली का है इसलिए नाम आता है, इसलिए लोग जानते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री। बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री पास होता क्या है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री था तो वो कहता ही रहता था मेरे को ये भी दे दो, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वो केंद्र शासित, नाम ही केंद्र शासित है, तो शासन कौन करेगा, केंद्र करेगा भाई साहब। ठीक है, एक बॉडी बना दी कि थोड़े बहुत काम आपको, नालियां बनवा लिया करो, लाइट देख लिया करो, नालियां बनवा लिया करो, पानी वानी की व्यवस्था कर दिया करो। ये नगर निगम अपने क्या काम करता है, ये तो करता है, बस इतना सा काम उधर करते हैं। पर है क्या जी, जो देश की राजधानी होती है ना, वहां पर छोटी मोटी चीज भी होती है तो बड़ी हो जाती है। मैं कहूं जयपुर में 15,000 लोग एक बड़ा आंदोलन कर दे, 15,000 खूब होते थे, 15,000 लोग बड़ा आंदोलन कर दे तो भी नेशनल मीडिया के अंदर उनको जगह नहीं मिलती। अपने जयपुर वाले अखबार लिखेंगे, कल हुए थे जयपुर में लोग इकट्ठे, 15,000 लोगों ने किया आंदोलन, है ना, किसी भी मुद्दे को लेके। दिल्ली में कुत्ता पकड़ने का अभियान चला दो, किसको पकड़ने का, अगले नेशनल टीवी नेशनल न्यूज़पेपर भरे हुए होंगे, दिल्ली में बढ़ गए हैं कुत्ते, चल रहा है अभियान, जोरों शोरों से पकड़े जा रहे हैं कुत्ते, गलियों में नहीं रहने चाहिए कुत्ते, क्योंकि दिल्ली है। वहां पर छोटी मोटी न्यूज भी होगी तो बहुत बड़ी होके बताई जाएगी, जबकि अपने यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज भी हो जाएगी तो भी ज्यादा आएगी। मैं हमेशा हंसता हूँ कि भाई अक्सर हम पढ़ते हैं ना, हम आगे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का। तो लोगों को लगता भारत का राजा था, ना ना ना, वो दिल्ली का ही था। एक देश था दिल्ली, एक देश था गुजरात, एक देश था मालवा, एक देश था मेवाड़, एक देश था मारवाड़, एक देश था बीकानेर। मेवाड़ के देश की दिल्ली के देश के साथ लड़ाई हुई। पर हम जब भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें दिल्ली तो पढ़ते हैं, मेवाड़ नहीं पढ़ते। जितना राज दिल्ली वालों ने किया उतना राज मेवाड़ वालों ने किया, पर दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए उसको तो हिस्ट्री में जगह मिली, रीजनल हिस्ट्री खा गए। जैसे दिल्ली ने किया वैसे कश्मीर वालों ने किया, वैसे दिल्ली ने किया, वैसे कहीं साउथ में विजयनगर साम्राज्य ने किया, पर उनको जगह नहीं। हम पूरा वो पढ़ेंगे, एक पीरियड पढ़ेंगे सल्तनत काल, सब फलान जी बने, फलान जी बने, फलान जी बने, फलान जी बने, और पढ़ते समय ऐसा लगता है पूरे भारत पे राज कर गए ये। मार खाते घूमे कई कई तो आसपास में, मतलब वो जो दिल्ली वाले पढ़ते हैं उनमें कईयों की औकात तो दिल्ली से 70 किलोमीटर ही थी, है ना। एक डायलॉग है कि बादशाह की जो सल्तनत चलती है वो कहां से कहां तक चलती है, कि शाहे आलम दिल्ली से पालम। पालम, पालम दिल्ली के पास में गांव है जहां दिल्ली का हवाई अड्डा है। अभी जो दिल्ली हवाई अड्डा है वो कहां पर है, पालम। तो शाह ए आलम, तो शाह आलम की कहां पर चलती है, दिल्ली का बादशाह हुआ शाह आलम, दिल्ली से, तो दिल्ली से पालम तक ही चलती है। तो दिल्ली से पालम 30 किलोमीटर है, तो मतलब दिल्ली के बादशाह इतनी इतनी दूर में चल रही, यहां से बाहर जाते दिल्ली के बादशाह को अगला पकड़ लेगा, पालम के बाद राजा चेंज हो जाता है। पर हम पढ़ते उसी प्रकार से। तो ये देश की राजधानी होने का फायदा हुआ। कौन है दिल्ली का मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता। कौन है, रेखा गुप्ता। इससे पहले कौन था, अरविंद, जानते हैं हम सारे। अब मुझे बताओ, देखिए मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता ना। मिजोरम भी तो राज्य ही है, दिल्ली भी तो राज्य ही है।
तूने भी रजिस्टर देख के बताया, रेखा गुप्ता नहीं बोला ना देख के, बस मैटर यही है ना, देख के तो पूरी क्लास ही बोल ही देगी। कहने का मतलब यह है कि रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली अखबार में आता है, मिजोरम वाले का आता नहीं है। हमें कई बार तो यूं दिमाग लगाना पड़ता है कि मिजोरम है तो भारत में ही, लगाना पड़ता है ना। तो बस सिंपल सी बात है। मैं तो अभी भी आपको कहता हूं, आप वो जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो जो राज्य है ना, 7 सिस्टर जिनको हम कहते हैं, सिक्किम मिला लो तो 8, सिक्किम भी उधर रह गया, तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 8। उन 8 राज्यों के 8 लोगों के नाम बता दो जो अलग अलग सेक्टर से हो, अलग अलग सेक्टर के होने चाहिए। कि मतलब एक राजनेता का नाम बता दो, एक कोई खिलाड़ी का नाम बता दो, एक किसी फिल्म एक्टर का नाम बता दो, एक कोई एक्ट्रेस का नाम बता दो, एक कोई डांसर का नाम बता दो, एक किसी यूट्यूबर का नाम बता दो। क्योंकि मैं यही कहूँ ना, आपको नॉर्थ इंडिया के बताओ, आप सब बता दो, 8 छोड़ो, आप 80 बता दो, है ना। आपके लिए यूट्यूबर्स के नाम बताना शुरू कर दो जो आपके इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बने घूमते हैं, तो आप बता दो। सर यार वो नहीं देखा कि सर फिर देखा ही क्या, उधर भी तो यूट्यूबर होते ही होंगे, वहां भी तो कोई बनाते होंगे। यहाँ जो ब्लॉगिंग करते घूमते रहते हैं और घूमते रहते हैं, यह देखे ताजमहल, आज मैं आया हूं ताजमहल में, हम उतर रहे हैं इसकी सीढ़ियां, ये भी तो लोग देख रहे हैं ना। तो कोई तो मेघालय में भी तो बना रहा होगा, हम उनको जानते नहीं है। कारण कि वो नॉर्थ इस मामले में थोड़ा सा अलग ही हो गया कि, और वो लोग भी थोड़े अपने आप में सेपरेट हो गए, वो भी घुले मुले नहीं, और नॉर्थ ने भी ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं। इसलिए भारत का मोटा मोटा मतलब नॉर्थ इंडिया हो गया। आप छोड़िए, मैं अभी भी आपको ये कह दूं ना कि यार मेरे को ना घूमने के लिए जाना है, और तुम बताओ यार भारत में कहां कहां घूमने के लिए जाऊं, तो अपने मोटा मोटा दिमाग में आएगा, सर ताजमहल चल देख लो, सर लाल किला देख लो, है ना, सर जम्मू कश्मीर चले जाओ, सर हिमाचल चल जाओ, बर्फ बर्फ गिरती होगी, मजा जाएगा, सर उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा है। अभी तक भी आपने दिमाग नहीं था मिजोरम चले जाओ, और मिजोरम में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? बस राज्य का नाम तो फिर भी ले दो, सर मिजोरम चले जाओ, फिर मिजोरम में कहां जाओ? चले जाओ सर मिजोरम, पूरा मिजोरम अच्छा है सर, क्या है, आप जैसे मिजोरम में घुसे, आहा मजा आ गया, ऐसे अलग कुछ नहीं है सर, मिजोरम मिजोरम है। हमें तो ये भी नहीं पता मिजोरम में शहर कितने हैं। अभी मैं आपसे पूछूं यूपी में शहर कितने, आप बता दो ना, 5-7 शहरों के नाम बता दो। आगरा है शहर, लखनऊ है, उसके अंदर बनारस है, कुछ शहरों के गोरखपुर है, इलाहाबाद है, कुंभ का मेला होता है, कुछ शहरों के नाम बता दो मिजोरम के। आपको सर राजधानी ढूंढने में भी जोर है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है, कई तो अभी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कौन सी है, पूछ नहीं ले आदमी कहीं पे, है ना दिक्कत। ये क्या है, साउथ के साथ है, साउथ के साथ फिर भी अभी थोड़ा बहुत हम फेमिलियर से हैं। तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? केरल के, तो चिटिंग है बार बार नहीं, वो जो पी विजयन। तमिलनाडु एम के स्टालिन। कौन है? आंध्रा चंद्रबाबू नायडू। कौन है? कर्नाटका सिद्धारमैया। कौन है? 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ढूंढने में जोर आ रहा है। यूपी के क्या बात करते हो यार, सबको पता है। पंजाब के भगवंत मान, मध्य प्रदेश के पंजाब के तो भगवंत मान, हरियाणा के नायब सिंह सैनी। कौन है? कईयों का नाम नहीं भी याद आ रहा, पर जब वो दूसरा बोलता सुना हुआ तो होता है। जब इसने बोला पी विजयन तो आपने कहा अच्छा ये भी आदमी है क्या दुनिया में, ऐसा भी आदमी एग्जिस्ट करता है क्या, कोई स्थिति है ना। प्लीज, हम नॉर्थ इंडिया में जितने लोग रहते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम साउथ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जाने, है ना, तभी आप एक भारतीय कहला पाओगे। लोग कहते हैं भाई हमारा देश महान कैसे बने, वो देश कैसे महान बने जिसके नागरिक अपने देश के दूसरे किसी नागरिकों के बारे में जानते भी नहीं है। साउथ फिर भी जानेगा नॉर्थ वालों को, क्योंकि दिल्ली की न्यूज योगी आदित्यनाथ पे आती है, तो साउथ में भी न्यूज तो वही जाएगी। नॉर्थ ईस्ट वाले फिर भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ बातें जानेंगे, हम उनके बारे में कुछ भी जानते हैं। तो आज से अपने पूरी जिंदगी लग जाएगी, मत कहता हूं भाई आज के आज जाके करने की आवश्यकता नहीं, पर ध्यान देना शुरू कीजिए कि साउथ इंडिया में कौन कौन से शहर है, वहां के कौन कौन से नेता है, वहां कौन कौन से बड़े स्टार हुए हैं,
नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से बड़े स्टार हैं, वहां पर भी तो एक्टर वगैरह है ना, वहां पर भी तो क्रिकेट वगैरह खेली जाती है। अभी रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी में शतक बनाया सिक्किम के खिलाफ। किसके खिलाफ? इसका मतलब सिक्किम की क्रिकेट टीम तो है, पर हमें उनके खिलाड़ियों का नाम तो नहीं पता। जबकि हम रणजी के खिलाड़ी भी पंजाब हरियाणा के इक्का दुक्का जो क्रिकेट का शौक रखते हैं उनको पक्का पता होगा, यहां सर पंजाब से ये खेलता है, यहां से ये खेलता है, यहां से ये खेलता है। तो इग्नोर है थोड़ा सा, इसलिए उस इग्नोरेंस को दूर करना हो तो अपने को थोड़ा थोड़ा उन लोगों के बारे में जानना चाहिए। ये एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी बनती है कि कम से कम हम उनके बारे में इतनी चीजें तो जाने। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पता करोगे? हाँ, वरना तो वही नॉर्थ इंडिया वाली सी बात हो जाएगी। तो जैसे आज दो होता है, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश और एक होता है राज्य। केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन करता है? केंद्र। राज्यों में कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। वैसे वैसे पहले खालसा में राज कौन करता था? राजा। और ठिकानों में राज कौन करते थे? तो आप खालसा को मान लो केंद्र शासित प्रदेश, और ये जो इनको मान लो राज्य। इनको क्या मान लो? राज्य। तो ये जो सामंत बनते हैं इनको तो आप मान लो भजनलाल जी, नायब सिंह सैनी, योगी आदित्यनाथ, पी विजयन, चंद्रबाबू नायडू, एम के स्टालिन, रेवंत कुमार रेड्डी, के सिद्धारमैया, नेफुरियो, ये सब मान लो इनको। और जो बीच में बनता है वो मोदी जी। मोदी जी खुद देख रहे हैं। तो मोदी आगे बात आपके समझ में। एक आंदोलन हुआ बिजोलिया में, कहां पर हुआ? तो खालसा में हुआ या जागीर में हुआ? एक आंदोलन हुआ बेगू में, खालसा में हुआ। तो अब जब जागीरों में आंदोलन हो गए, ठिकानों में आंदोलन होंगे, तो खालसा वाले किसानों को भी तो लगेगा जब मामला तो चल रहा है। तो खालसा वालों ने भी आंदोलन किया। तो मेवाड़ में 3 आंदोलन हुए, 2 हुए ठिकानों में, एक कहां पर हुआ? अब पूरे खालसा में तो होने से रहा, खालसा की किसी एक पर्टिकुलर जगह में हो सकता है, कौन सी क्या जगह में हम पढ़ लेंगे। लिखो, मेवाड़ का खालसा आंदोलन, खालसा मूवमेंट ऑफ मेवाड़। खालसा क्या होता समझ गए ना? राजा द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल में जो जमीन होती है उसको क्या बोला करते थे? खालसा। मेवाड़ का खालसा आंदोलन। खालसा मूवमेंट ऑफ मेवाड़। बिजोलिया वाले किसान कौन से थे? धाकड़। बेगू वाले किसान कौन से थे? धाकड़। यहां पे जाट किसानों ने किया था। कौन से किसानों ने किया? अप्रैल 1921 में। कब की बात है? अब अच्छा, खालसा इलाका कौन सा? जो राजा के कंट्रोल में होता है। राजा कहां पर रहता था? राजधानी। उस मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर। कौन सी थी? तो किसानों कहां इकट्ठे होंगे? उदयपुर। तो सबसे पहले अप्रैल 1921 में किसान कहां पर इकट्ठे होते हैं? उदयपुर। वहां राजा के सामने अपनी मांगे रखते हैं, कुछ राजा उन मांगों को स्वीकार करता नहीं है, तो उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर आंदोलन कहां से शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? कौन से किसानों ने किया? इनके जो नेता थे उनका नाम था गोकुल जी। क्या नाम था? अब लिखो, अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी, अप्रैल 1921 ईस्वी में, इन अप्रैल 1921 एडी, जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया। जाट पीजेंट्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया। जाट पीजेंट्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। जाट किसानों ने उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ किया। जाट पीजेंट्स स्टार्टेड मूवमेंट फ्रॉम उदयपुर। लिख लो, नेता गोकुल जी, लीडर्स अब क्या करें भाई साहब, आगे क्या हमारा स्टेप होना चाहिए? तो क्या पहले तो एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुला के देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कहां बुलाए मीटिंग? तो गोकुल जी के गांव में बुला ली जाए। कहां बुला ली जाए? और गोकुल जी का गांव था उदयपुर जिले के अंदर पोड़ोली। कौन सा गांव था? तो इन लोगों की पहली मीटिंग कहां बुलाएगी? लिखो, पोड़ोली सम्मेलन, पोड़ोली कॉन्फ्रेंस। दिसंबर 1922। सॉरी, दिसंबर 1921। 1921 में चल रहा है ना आंदोलन। दिसंबर 1921 पडोली कॉन्फ्रेंस। कब हुई पडोली कॉन्फ्रेंस?
पड़ोली उदयपुर में एक जगह पर थी। कहां पड़ता है पड़ोली? उदयपुर। क्या बातें की गई, क्या डिसीजन लिए गए? यहां पर बैठ के उन्होंने बात की थी आंदोलन चलाना कैसे, अपने को लिखो। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए, क्या डिसीजन लिए गए, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस, एक नंबर लगा के लिखो। अच्छा, दो बातें की इन्होंने। एक तो दिसंबर 1921 में जब लोग ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बिजोलिया बड़े जोरों शोरों पर चल रहा है, तो सबको मोटिवेट कौन करेगा? बिजोलिया। तो सब ये चाहेंगे आंदोलन वैसा होना चाहिए जैसा कहां पर चल रहा है, तो इनका भी ये डिसीजन था कि आंदोलन को बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाएं। कैसे चलाएंगे? बिजोलिया कैसे चल रहा है कि बिजोलिया अहिंसक चल रहा है, बिजोलिया में मीटिंग्स होती है, बिजोलिया में कांग्रेस के अधिवेशन में बात होती है, बिजोलिया की खबरें अखबारों में छपती है, बिजोलिया सिस्टमेटिक ढंग से। तो हम भी आंदोलन कैसे चलाएंगे? सिस्टम। एक नंबर लिखो, आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। मूवमेंट विल बी ऑपरेटेड लाइक बिजोलिया मूवमेंट। आंदोलन कैसे चलाया जाएगा? आंदोलन चलाना शुरू करते हैं। अब एक बार आंदोलन शुरू कर देते हैं, अगला जो डिसीजन लेंगे वो चित्तौड़गढ़ जिले में गांव पड़ते हैं वहां पर लेंगे, मातृकुंडिया। कहां पर लेंगे? तो अगला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? लिख लो, अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट दो नंबर लगा के लिखना इसमें, इसी का दूसरा डिसीजन है ना। अगला सम्मेलन नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, अगला सम्मेलन नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट मातृकुंडिया। मातृकुंडिया चित्तौड़ में, मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट मातृकुंडिया। विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहां पर है? तो दो बातें की, क्या क्या दो बातें की बताओ। देखिए, आंदोलन वैसे चलेगा जैसे कहां पर चल रहा है? बिजोलिया। और अगला जो भी सम्मेलन है वो कहां पर बुलाएंगे? कहां पे बुलाया जाएगा? मातृकुंडिया बुलाया जाएगा। अच्छा, अब सवाल अगला पहले लिख लो, मातृकुंडिया सम्मेलन। मई 1922। है पंखा चलाने का बोले, क्यों? गर्मी लग रही है? थोड़ी सी आधे घंटे की बात है, लगा ले, सर्दियों के टाइम है, किसी की जुकाम बुखार हो जाएगी। अब एक चीज नोटिस करो, बिजोलिया वालों ने बैरीसाल गांव के अंदर जब अपना उपरमाल पंच बोर्ड बनाया था, तो वह दिन था हरियाली अमावस्या। कौन था? हरियाली अमावस्या का मेला लगता है बहुत बड़ा। मेवाड़ में तो हरियाली अमावस्या की कलेक्टर की तरफ से छुट्टी होती है, उदयपुर में है ना। जैसे जयपुर में मकर संक्रांति की कलेक्टर की तरफ से छुट्टी, मकर संक्रांति की राजस्थान में कहीं छुट्टी नहीं होती जयपुर के अलावा, बाकी सब जगह खुलती है स्कूलें, पर जयपुर में छुट्टी होगी क्योंकि जयपुर में कलेक्टर करता है, कलेक्टर पावर होती है, वह छुट्टी कर सकते हैं। वैसे वैसे मेवाड़ में छुट्टी कब होती है? हरियाली अमावस्या। तो बड़ा मेला है वहां पर। अभी हमने पढ़ा बेगू का आंदोलन मेनाल के भेरुकुंड नाम की जगह से शुरू हुआ। कौन जगह से? मेनाल वह जगह अपने राजस्थान में जहां पे त्रिवेणी संगम है। क्या है? तीन नदियां मिलती है वहां पर, तीन नदियों का संगम होता है, तीन नदियां आकर मिलती है। त्रिवेणी संगम पवित्र माने जाते हैं, जहां जहां त्रिवेणी संगम होंगे वहां वहां मेले लगेंगे। और आप जगह का नाम देखो, भेरुकुंड, नाम क्या है? भेरू। ये मेले में मीटिंग का होना, भेरुकुंड से मीटिंग करके आंदोलन शुरू करना, इसका मतलब है उस समय लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका था मेले। इकट्ठा करने का तरीका था, भाई आज मैं कह दूं कि हमें एक मीटिंग करनी है और यार लोग ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, तो आप मेरे को 100 एडवाइस दे दोगे कि हाँ सर देखो 500 तो हम बैठे हैं क्लास में और हम एक एक को तो हम पकड़ लाएंगे, 1000 आदमी तो हमने कर दिए सर,
अपने कहा थोड़ा और हो जाए ठीक रहता। आप कहोगे सर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो, आप तो वीडियो को वायरल हम कर देंगे तो थोड़े आपकी बात सुन के लोग आ जाएंगे। आपने कहा क्या पता है वीडियो लोग नहीं देखे, तो आपको सर एक काम और करो, पंपलेट छपवाओ, हम लगा के आ जाएंगे चारों तरफ, लाइब्रेरियों में बांट के आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि सर एफएम पे दिलवा दो, लोग एफएम तो सुनते ही हैं। सर अखबार में एड दिलवा दो, सर अखबार में पैम्पलेट दिलवा दो। 100 साधन है हमारे पास लोगों की भी इकट्ठे करने के। आप सोचिए आज के 100 साल पहले लोग कैसे इकट्ठे होते होंगे, ये सब साधन तो नहीं थे। तो ऐसे कह के लोगों को बुलाया नहीं जा सकता। तो आज तो क्या, मान लो मैं नेता हूं, मुझे लोगों को इकट्ठा करना, तो मैं इन तरीकों का इस्तेमाल करता हूं। उस समय के जो नेता वो जानते थे कि मेरे ऐसे बुलाने से लोग आएंगे नहीं, तो वो देखता था कि लोग अपने आप कहां आते हैं। कोई जगह ऐसी होती है जहां लोग आते ही हैं, वहां बुलाने की आवश्यकता, वो थे मेले। मेले का जहां मिलते हैं वो मेले। अब और मेले फिक्स होते हैं, हरियाली अमावस्या का मेला लगेगा तो लगेगा, मिनाल के भैरवकुंड में मेला लगेगा तो लगेगा, वो दिन पक्का होता। तो अब उस नेता ने कहा हरियाली अमावस्या के मेले को मैं आ जाता हूँ गांव में, लोग जो इकट्ठे हुए रखे, हाँ तो बात बता दूंगा, लोगों तक मैसेज ही तो कन्वे होना चाहिए। तो इन लोगों ने मेलों और त्योहारों का बड़ा पॉजिटिव यूज लिया कि वहां पे जा जाके अपनी बात बताई। इसी प्रकार मातृकुंडिया, मातृकुंडिया बड़ी पवित्र स्थान है वहां आसपास में। जिस प्रकार आज भी अपने किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम उसकी अस्थियां जो होती है उनको हरिद्वार ले जाके विसर्जन करते हैं। कहां करते हैं? चित्तौड़गढ़ में, वहां के आसपास के लोग मातृकुंडिया में भी करते हैं। तो मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार है। मातृकुंडिया राजस्थान का, वैशाख की पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। कब? होली के ठीक 2 महीने बाद। होली होती है फाल्गुन पूर्णिमा, फिर 1 महीने बाद चैत्र पूर्णिमा, 1 महीने बाद वैशाख। बहुत बड़ा मेला होता है मातृकुंडिया में। अब मैंने कब कब लिखा है ये बताओ, देखे कब हो रहा है सम्मेलन? मई में वैशाख होता है भाई, फाल्गुन में होली आती है मार्च के आसपास, तो चैत्र में अप्रैल, तो वैशाख में मई, मई के आसपास ही हो रहा है। तो मेले का दिन था, ये सब जानते थे कि अगली मीटिंग मेले में करेंगे। कहां करेंगे? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जा सके। तो अब मातृकुंडिया वाले मेले, इस मातृकुंडिया वाले सम्मेलन में लोग कम आएंगे, ज्यादा लोग ज्यादा आएंगे तो आंदोलन गति पकड़ेगा, कमजोर पड़ेगा। तो राजा के समझ में आ गई कि आंदोलन तो गति पकड़ रहा है। तो इस मातृकुंडिया सम्मेलन में राजा ने जाके किसानों से पूछा, भाई क्या क्या डिमांड है? ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड, मान ली, आंदोलन समाप्त करवा दिया। क्योंकि राजा जानता है कि बिजोलिया में 1922 में समझौता हुआ, और रॉबर्ट ऑलैंड वाला बेगू में 1922 में समझौता हुआ, तो अपने भी समझौता कर ही लेते हैं। समझौता नहीं किया तो आंदोलन और बढ़ जाएगा। बाकी जगह भी समझौते करने ही पड़ रहे हैं, इसलिए 1922 में तीनों जगह समझौते हैं, बिजोलिया में भी, बेगू में भी, और लिखो इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स वर एक्सेप्टेड। किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स वर एक्सेप्टेड। किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मोस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स वर एक्सेप्टेड। पर क्या डिमांड थी, क्यों किसान आंदोलन कर रहे थे? ज्यादा समस्या थी अफीम वाली खेती। कौन सी समस्या थी? आपने देखो 57 की क्रांति में मैंने कोटा में भी बताया था, तब मैंने कहा था अपने कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, इन सब जगह अफीम की खेती होती थी, और अफीम की खेती बंद हुई तो उसका नुकसान किसको हुआ था? किसानों। तो यहाँ किसानों को कह दिया गया था कि आपकी अफीम की खेती से जो भी नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे। तो किसानों को अफीम की खेती का क्या दे दिया गया? मुआवजा। क्या दे दिया गया? कंपनसेट किया गया, उनको कंपनसेशन दे दिया गया था। लिख लो, किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू पीजेंट्स। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू पीजेंट्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया था। कंपनसेशन ऑफ ओपियम एग्रीकल्चर वाज गिवन टू पीजेंट्स। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया था। कौन सा मुआवजा दिया गया? किसको? अच्छा, मातृकुंडिया में क्यों किया सम्मेलन? मेले की जगह थी। लोग इसका उसी प्रकार से मानते हैं जिस प्रकार से किसको मानते हैं? हरिद्वार। इसलिए मातृकुंडिया क्या कहते हैं? राजस्थान का। नीचे एक लाइन लिख के बॉक्स में बंद करेंगे हम, लिखो, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। हरिद्वार कौन से राज्य में? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है।
मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया इज नोन एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। एक फैक्ट और मातृकुंडिया के बारे में, मातृकुंडिया में पहले भी एक आंदोलन हुआ था बहुत पुराना, पर वो एक दिन होके बस रुक गया था, हाथवाती बातें मान ली गई थी। 22 जून 1880 कब हुआ था? पहला संगठित किसान आंदोलन तो अपने कौन सा है? बिजोलिया। पर मैं कल ही बता रहा था कि इससे पहले भी छोटे मोटे तो कई जगह होते ही थे। तो इससे पहले एक मातृकुंडिया में आंदोलन और हो चुका था। वो कब हो चुका था? नीचे अलग से लिख लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, नीचे अलग से लिखना और बॉक्स में बंद करेंगे उसको भी हम। देखो 22 जून 1880 ईस्वी को, on 22 जून 1880 AD, 22 जून 1880 ईस्वी को, 22 जून 1880 AD, मातृकुंडिया के किसानों ने आंदोलन किया था। पीजेंट्स ऑफ मातृकुंडिया स्टार्टेड मूवमेंट। मातृकुंडिया के किसानों ने आंदोलन किया था। पुराना था, ओके रह गया था, हम अलग से एक ही बात पढ़ रहे हैं खाली इसकी, इस खालसा वाले से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा। मातृकुंडिया के किसानों ने आंदोलन किया था। पीजेंट्स ऑफ मातृकुंडिया स्टार्टेड मूवमेंट, अलग से बॉक्स बंद कर दो। किसी पुराने पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीन आंदोलन पढ़े हमने, बिजोलिया, बेगू और खालसा। तीनों कहां पे? मेवाड़। तीनों कहां पे? अब मेवाड़ से बाहर आते हैं। अगला लिखो, बूंदी आंदोलन। या इसी आंदोलन का एक नाम और है बरड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? जिन दिनों बिजोलिया में आंदोलन चल रहा है, जिन दिनों बेगू में आंदोलन की सुखबुगाहट दिखाई दे रही है कि यहां पर भी आंदोलन होने वाला है, साधु सीताराम दास बूंदी जाते। कौन? बिजोलिया बेगू में, दोनों में साधु सीताराम दास बिजोलिया में तो मुख्य भूमिका निभा ही रहे थे। तो और तब बिजोलिया चल रहा था, बेगू तब तक स्टार्ट हुआ नहीं था। तो बूंदी वाले लोगों ने साधु सीताराम दास कहा कि महाराज, जो बिजोलिया में इतना बड़ा आंदोलन करवा रखा है कि जिसकी खबरें गांधी जी तक जाती है, हमारे भी करवाओ यार, सेम समस्या हमारे, हम भी तो किसान ही है। अब साधु सीताराम दास इंटेलिजेंट थे। ये 1920 की बात है। कब की बात है? अगस्त 1920। कब की बात है? साधु सीताराम दास ने 1897 में जब बिजोलिया में आंदोलन शुरू किया था 1897 में, तब शुरुआत में उन्होंने क्या किया था? नानजी और ठाकरे को फतेह सिंह से मिलने के लिए भेज दिया था। और मैंने बताया था उन दोनों को बिजोलिया से निकाल दिया था बिजोलिया के सामंत ने कि तुम वापस बिजोलिया आओगे नहीं। पर दूसरे चरण में जब वो विजय सिंह पथिक को लेके आए, उसके बाद आंदोलन गति पकड़ गया था। विजय सिंह पथिक ने क्या किया ऐसा कि आंदोलन मोमेंटम पकड़ गया? संगठन बनाए। क्या किए थे? तो साधु सीताराम दास इस बात को समझ गए कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के आंदोलन का कोई मतलब है। तो उन्होंने बूंदी वालों से पूछा। वो जिस गांव में गए उस गांव का नाम था डाबी। कौन सा गांव था? तो डाबी के किसानों से पूछा कि लो भाई बताओ तुम्हारा संगठन कौन सा? उनका साहब संगठन तो हमारे पास नहीं है। तो आंदोलन करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? संगठन। तो अगस्त 1920 में, कब की बात है? किस व्यक्ति ने? साधु सीताराम दास। किस व्यक्ति ने? कौन से गांव में? डाबी। कौन से गांव में? कौन सी रियासत में? बूंदी। एक संगठन बना दिया और डाबी गांव में 5 लोगों की टीम बना दी, नाम रख दिया डाबी किसान पंचायत। क्या नाम रख दिया भाई? जिस प्रकार से वहां पर आपके उपरमाल पंच बोर्ड बना था, तो यहां पर क्या बना दी गई? डाबी किसान पंचायत। क्या बना दी गई? डाबी पीजेंट मूवमेंट, सॉरी डाबी किसान पंचायत लिखो, डाबी किसान पंचायत। अच्छा, साधु सीताराम दास जानते थे कि 5 लोगों की टीम में एक आदमी तो हेड होना चाहिए। ऐसे उपरमाल पंच बोर्ड में बनाए गए थे मन्ना पटेल। यहाँ पूछा किसानों से कि हाँ भाई बताओ किसको बनाया जाए? किसान का साहब एक आदमी है, वो हमारे बात बात में भड़क जाते हैं, उनको बना दो। उनका नाम था हरला भड़क। क्या नाम था? तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो किसकी अध्यक्षता में बना? हरला भड़क की। कौन सा संगठन? डाबी किसान पंचायत। किसने बनाया और कब बनाया?
उसके बाद से यहां पर गति पकड़ती है चीजें। पहले लिखो, अगस्त 1920 ईस्वी में, इन अगस्त 1922 एडी, सॉरी अगस्त 1920, अगस्त 1920 ईस्वी में, अगस्त 1920 एडी, साधु सीताराम दास ने, इन 1920 एडी, साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। फॉर्म्ड डाबी किसान पंचायत या फाउंडेड डाबी किसान पंचायत, फाउंडेड डाबी किसान पंचायत, डाबी किसान पंचायत का गठन किया। फाउंडेड डाबी किसान पंचायत, डाबी किसान पंचायत का गठन किया। लाइन चेंज करके लिखो, अध्यक्ष हरला भड़क, अध्यक्ष हरला भड़क, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? हरला भड़क। संगठन बना, संगठन ने धीरे धीरे अपना आंदोलन शुरू किया जाके 1922 में। कब किया? संगठन तो कब बन गया था? 1920। आंदोलन कब शुरू किया? अप्रैल 1922। कब शुरू किया? और बिजोलिया में आंदोलन करने वाले किसान कौन से थे? धाकड़। बेगू में कौन थे? धाकड़। खालसा में कौन थे? यहां पे गुर्जर किसानों ने किया। कौन से किसानों ने? लिखो, अप्रैल 1922 ईस्वी में, इन अप्रैल 1922 एडी, अप्रैल 1922 ईस्वी में, इन अप्रैल 1922 एडी, गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। गुर्जर पीजेंट्स स्टार्टेड मूवमेंट। गुर्जर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। क्या कारण थे? लिखो कारण, कॉजेज। बिजोलिया में कितने प्रकार के टैक्स थे? 84। बेगू में कितने प्रकार के टैक्स थे? 53। यहां पे 25। कितने थे? लिखो, 25 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स, 25 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 25 टाइप्स। कितने प्रकार के कर? वही लैंड रेवेन्यू की रेट कम होगी ज्यादा? लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। 25 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व। वही लेने का तरीका क्या होता था? लाटा। लिखो, लाटा कुंता, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। कोई बिना पैसे दिए काम करवाना। लिख लो, बेगार, बेगार, बेगार। हाँ, न्यात बार कर देना। लाग बाग टैक्स, लगान कोई बोलते। जैसे लिखा ना 25 प्रकार के कर, तो किताबों में लिख देते 25 प्रकार के लाग बाग। लाग मतलब लगान, लाग बाग मतलब लगान को बोलते थे। लगान, जो चीज आप पे लागू है, लागू है तो कर लागू है, आप पे लाग बाग बोल। तो क्या लिखा बताओ? 25 प्रकार के कर, अत्यधिक भू राजस्व, लाटा कुंता और बेगार। किसानों से क्या ली जाती? बेगार। थोड़े टैक्स और लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में। कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महंगाई बढ़ गई थी और राजाओं ने क्या बढ़ा दिए थे? कर। तो बूंदी में कर लगाया गया, युद्ध कर। कौन सा? युद्ध में राजा के खर्चा हुआ, इसलिए जनता क्या देगी? युद्ध कर। लिखो, वॉर टैक्स, युद्ध कर। अगला लिखो, इसी में लिखो, युद्ध कर। 5वां कारण लिखो, युद्ध कर, वॉर टैक्स। अब देखो, हम पढ़ते हैं राजाओं की विलासिता बढ़ रही थी, उन्होंने नए नए कर लगाने शुरू कर दिए। या बूंदी में एक टैक्स लगाया गया पशुओं के चरने पे, कि जिसके पास जितने ज्यादा पशु है वो उतना ज्यादा क्या देगा? टैक्स। क्योंकि पशु चरने के लिए जाते हैं, और चरने के लिए जाते हैं, वो जमीन किसकी है? राजा की है, तो राजा को टैक्स देना पड़ेगा। लिखो, चराई कर, चराई टैक्स। चराई कर, चराई टैक्स। फिर बूंदी में किसान एक चीज से बड़े परेशान थे। वहां जो सरकारी अधिकारी थे, कोई भी किसान यदि सरकारी अधिकारी से कोई काम करवाने जाता तो बिना पैसे लिए काम करता। भ्रष्टाचार। कैसे परेशान थे? लिख लो, भ्रष्टाचार, करप्शन, करप्शन,
आपको सर वो तो अभी भी है, इसका मतलब ये रोग पुराना है 1920 से तो हम पढ़ ही रहे हैं, 2025 आ गया, 105 साल का लिखित रिकॉर्ड मिल रहा है, और 1920 में है, इसका मतलब उससे भी पुराना होगा, ये तो है नहीं 20 में अचानक पनप गया होगा, तो ये हमारी रगों में घुस चुका है ना। तुम करोगे कि नहीं करोगे? पक्का? हाँ, नहीं करना आपने, क्योंकि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, उसका नाम सेवा है। क्या है? इसलिए अभी भी यदि आपको पैसे कमाने हो तो फिर सेवा में मत जाना, नौकरी कर लो, दूसरी नौकरी कर लो, बिजनेस करो। सबसे अधिक पैसे तो किस में है? बिजनेस में। ये तो सेवा है, सेवा में पैसे नहीं मिलते, और सेवा भी ऐसी सेवा है जो थैंकलेस जॉब है, कोई थैंक यू भी नहीं बोलेगा आके। ये तो सेवा में लोग भाई धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया, आपको ये भी बोलेंगे, हो सकता है दो कोई गालियां निकाल के चला जाए, लेकिन फिर भी आप सोच समझ के आए हो कि हम क्या करेंगे राजस्थान के लोगों की, तो बाद में सेवा ही करना, भ्रष्टाचार करना। पक्का ना? 2 साल तक तनख्वाह महीने की 40,000 रुपए मिलेगी, बहुत है, और बाद में भी महीने की 80-90 हजार रुपए तनख्वाह होगी खाली, बहुत है। 80-90 हजार में काम चल जाएगा? हाँ हाँ, ऊपर वाले आ जाएंगे, ऊपर वाले तो भ्रष्टाचार है, वही तो भ्रष्टाचार है। हाँ, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो 1.5 लाख महीने की हो जाएगी, 1.5 लाख तो खूब है। पक्का? अरे आजकल स्कूलों की फीस बढ़ गई बच्चों के, हाँ, स्कूल वाले यू ढंग की महंगी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओगे तो 5-5 लाख रुपए साल की फीस है, सरकारी में पढ़ा दोगे? तुम जैसे सारे सरकारी में पढ़े हो, बहुत, हाँ, गवर्नमेंट ठीक है, नहीं पढ़ाओगे। कितने लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाओगे? कई तो ये सोच के राजी हो रहेंगे बच्चे होंगे अपने कई तो ये अंदर खुशी आ रही है, अरे सर ये जो आपने बताया ना बच्चे वाली बात, ठीक, चलो। अरे कल संडे है, कल क्लास है, तो हम सोच रहे थे आपको जल्दी फ्री कर दिया जाए, सुबह 7 से 11 फ्री कर दिया जाए। नहीं, ये तो हम डिसीजन लेंगे, आपके नहीं करने से, ये हम ही करेंगे, है ना, कि कभी संडे को क्लास लगानी पड़े, कल संडे को क्लास लगानी है, तो हो सकता है आपको जल्दी बुला लिया जाए, तो नवीन जी करें, टेलीग्राम पर मैसेज आएगा, वो मैसेज देख लेना, या तो मेरा तो ये मानना है, मैंने तो नवीन जी कहा था 7 से 11 ही लगानी है, पर नवीन जी कह रहे क्या पता कोई टीचर का टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाए, 9 बजे से लगानी पड़ जाए, इनको टेलीग्राम पे देखें, पर फिर भी मेरी मान के चलो 7 बजे आना है ना, संडे है कल, 11 बजे फ्री, 11 बजे बाद तुम्हारा जो करना वो करना। अब वापस, हाँ, सुबह 7 बजे, रात को 7 से 11 लगी अल्लाह रहम कर इन छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे घर वालों ने कोचिंग करने के लिए भेज दिए हैं, तुम्हें डर लगा गया है भगवान, 7 बजे शाम को अंधेरा हो जाता है, कैसे आएंगे, जाते हैं तो भी डर लगता आना पड़ेगा, और रात को तो 11 बज जाएंगे ये ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ, एक बार बहुत पहले 2013 में एक बैच में मैंने कहा था कल आपकी क्लास 7 बजे होगी, एक लड़के ने खड़ा होकर मेरे से पूछा कि सुबह या शाम, अच्छा वो तो, और इस वाले में तो फिर भी मुझे ठीक ठाक लगा कि हाँ सोच लिया, वो क्या प्री का एक बैच था, तो प्री के बैच में क्या हमें टाइम बहुत कम मिलता है, 2 महीने बाद एग्जाम, 2.5 महीने बाद एग्जाम, 3 महीने बाद एग्जाम, तो मैंने कहा 7 बजे से 3 बजे तक क्लास होगी, 7 बजे से, उसने कहा दिन में या रात को रात को ही कर लेते हैं दिन में दोपहर ज्यादा रहती है, 3 बजे तक ठंडी ठंडी रात है, पढ़ लेंगे आराम से, लाइट वाइट जली रही है अपने, क्या फर्क पड़ता है, पंखे वंखे भी ज्यादा नहीं चलाने पड़ेंगे, तो सुबह लगाई जा सकती है भाई। तो कुल मिला के अपने भ्रष्टाचार करना, मैं बताता हूं उसका कारण, क्यों नहीं करना, जी में तो आएगी तुम्हारे, तुम आए भी इसलिए हो इधर के, ऊपर वाली कमाई होगी, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं, हमारी कोचिंग भी इसीलिए चल रही है, क्योंकि इस नौकरी के प्रति लोगों में क्रेज इसी बात का है ना, वरना
कॉलेज प्रोफेसर की तनख्वाह तहसीलदार से ज्यादा होती है। उसके बावजूद कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर जो होता है वो तहसीलदार लगता है, वो नौकरी छोड़ के। तो क्यों आता है? ये पब्लिक है, सब जानती है, पर आप मत करना, उसका मैं रीजन बताता हूं। पहले किसी टाइम में इस नौकरी में दो चीजें मानी जाती है। ये तो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा, इज्जत, राजस्थान की सबसे बड़ी सर्विस आप करने जा रहे हो, और दूसरा अपना सपना, मनी मनी। पहले क्या लोग डरते थे पटवारी से भी, तो एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार तो बहुत बड़ी चीज होती थी। अब धीरे धीरे लोग अवेयर हुए एजुकेशन आने के बाद, इसलिए डर तो हो गया समाप्त। तो पहले आदमी को लगता था कि साहब ने कह दिया तो कह दिया, ऐसा करना है तो करना है। अब जल्दी से तो इस बात को कोई मानता नहीं है, लोग फटाफट देख लेते हैं। आपने कहा ऐसा होगा, उसने हाथों हाथ गूगल करके बताया कि ना, ये रूल तो होता ही नहीं है, तुम ये रूल कहां से लेके आ गए? तो लोग अवेयर हैं, वैसे नहीं मानेंगे। फिर दूसरा, सबके पास कैमरे वाले मोबाइल है। सबके पास क्या है? आदमी बात करने भी जाता है ना किसी से, तो ऊपर वाली जेब में डाल के जाता है कैमरा आपकी तरफ करके, कहीं से भी, है ना। तीसरी बात, शिकायत करनी इतनी आसान होगी जिसकी हद नहीं, है ना। हाथों हाथ शिकायत होगी, रंगे हाथों में पकड़ ली जाओगे। रंगे हाथों का मतलब है जो रिश्वत आपको दी जाती है ना, उनमें रंग लगा होता है। तो जब आपको पकड़ते हैं तो आपके हाथ धुलवाते हैं। आपने नोट लिए, आपके हाथ धुलवाए, तो आपके हाथों में रंग लगता है, इसलिए कहते हैं रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कैसे गिरफ्तार किया? चौथी बात, अभी पिछले 2-3 केस मैंने ऐसे सुने। एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था, उसने रिश्वत ली। उस समय उस व्यक्ति की उम्र 50 साल थी। मुकदमा चला, भारत में क्या, मुकदमे धीरे 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 चलते रहते हैं। 10 साल तक मुकदमा चलता रहा, उस व्यक्ति को कोई सजा हुई नहीं, और व्यक्ति रिटायर हो गया। रिटायर के 2 साल बाद उस मुकदमे का फैसला आया, उस व्यक्ति को 7 साल की जेल हुई, और उसकी सारी तनख्वाह वापस ले ली गई। वो ज्यादा बेइज्जती है, पोते पोती की उम्र में जेल जाना, और इतने लोगों के अंदर बेइज्जती करवा के जेल जाना। ये तो क्या, 25-30 साल की उम्र में ले लवा के कोई चला जाए तो वह ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो गया तो हो गया, वापस आगे नया जीवन तो शुरू किया जा सकता है। यहां तो वापस आने की भी अब संभावना नहीं लेने। अब मामले टेढ़े हैं, अब इस प्रकार के कोई काम करने नहीं। लोग पुरानी बातों को सुन सुन के यूं लगता है कि इस प्रकार का कर लिया जाए, और मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में सुकून ज्यादा जरूरी है ना। मेरे को बीच में किसी एक दोस्त ने बताया था कि कोई एक ऐसे कोई साहब थे, उनको उनके जो नीचे काम करने वाला जूनियर था, उसने ले जाके रुपए दिए। साहब ये आज रुपए, किस बात के? साहब ये है, सब ऑफिस में आता है, लोग दे के जाते हैं, हमें दे के जाते हैं, उसका एक परसेंटेज आपको मिलता है, कि मिलता है, ये फेयर है, हमने मांगा नहीं, ये काम में आता है, ये इतना तो होता है। उन्होंने फिर भी कहा कि अरे यार ये तो, अरे साहब आटे में नमक जीता चलता ही है सब जगह, आपने मांगे थोड़े थे, अब वो राजी होके दे के क्या, तो उसमें क्या है, अगले का काम हुआ है ना। उन्होंने ले जाके घर पे रख दी। वो अकेले, नया नया कोई बंदा लगे होंगे, आरएस लगे होंगे, तो अकेले रहते। उस व्यक्ति को रात को 2 बजे तक नींद नहीं आई। गली में किसी का भी हॉर्न बजे, उसको लगा पुलिस आ गई। गली में कोई भी हॉर्न बजे, उसको लगा एसीबी वाले आ गए, उठा के लेके जाएंगे। पाल ने उसने 2 बजे अपने उस जूनियर, जिस किसी ने भी ऐसा किया, उसको फोन किया कि रुपए वापस लेके जा। नींद ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है ना। तो इज्जत उतनी आवश्यक है। फिर दूसरा, माँ बाप की धज्जियां उड़ जाएगी जिस दिन पकड़े गए। तो कोई ऐसा काम तो क्यों किया जाए जिसे माँ बाप पर है, इसलिए अपने को ऐसा कोई काम करना। पर है तो सही, दुनिया में है, देख लो 1920 से तो है, आज भी कबीर आए संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन नेता कौन कौन थे? आंदोलन चला है, आंदोलन के नेता कौन कौन थे? लिख लो, आंदोलन के नेता, लीडर्स ऑफ मूवमेंट।
क्या क्या नाम बताओ देखे? नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। दोबारा नाम बताओ। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। हमने एक संगठन का नाम पढ़ा था, राजस्थान सेवा संघ। कौन सा पढ़ा था? ये संगठन बेसिकली अपने राजस्थान के दो बड़े नेताओं का बनाया हुआ था, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी। किस किसका? और राजस्थान के ज्यादातर आंदोलन इन दोनों नेताओं ने किए। देख लो, बिजोलिया में दोनों थे, बेगू के अंदर ये दोनों, यहां पर भी साधु सीताराम दास आ रहे हैं तो उनका भी इंटरफेयर तो रहेगा कहीं ना कहीं। तो यह आंदोलन राजस्थान सेवा संघ चला रहा है, सब जगह आंदोलन। तो राजस्थान सेवा संघ की तरफ से बूंदी में जो नेता थे वो कौन थे? तो नैनूराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? लिखो, नैनूराम शर्मा के ब्रैकेट में लिखो, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, मेंबर ऑफ राजस्थान सेवा संघ। किसके सदस्य थे? कल पढ़ेंगे बाकी।